उत्तराखंड राज्य विशेष में अगर हम देखें आज के हमारा जो करंट सेक्शन होने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड को में कुछ प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ महीनों में और उसको लेकर के क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है। एक घटना यहाँ पर हुई है उत्तराखंड में लैंडस्लाइड को लेकर के जो अक्सर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और इसी को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। आईआईटी जो रुड़की है उन्होंने यहाँ पर शोध और रिसर्च यहाँ पर किया है और बताया यहाँ पर कि आखिर जो लैंडस्लाइड यहाँ पर खासकर उत्तराखंड में डैम में हो रहे हैं या उसके क्षेत्रों में हो रहे हैं उसका रीजन क्या है और उससे जुड़े यहाँ पर बेसिक यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, किस लिए किया गया है, इसके निष्कर्ष क्या है, सारे यहाँ पे फैक्ट को हम डिस्कस करें। देखिए यहाँ पे आईआईटी रुड़की द्वारा हाल ही में एक अध्ययन में गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है, बहने वाली अलकनंदा नदी को भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील यहाँ पे बताया गया है। यानी अलकनंदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में यदि आप डैम बनाते हैं, उस नदी पर डैम बनाते हैं, तो इसके आसपास का जो रीजन है वो लैंडस्लाइड के लिए यहाँ पे सबसे संवेदनशील है, यानी कि यहाँ पे लैंडस्लाइड अक्सर हो सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। इस अध्ययन का शीर्षक दिया गया, शीर्षक नाम ध्यान रखिए, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शीर्षक है भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य, यानी कि पिछले सालों में, वर्तमान की स्थिति में और भविष्य में किस तरीके से उत्तराखंड में भूस्खलन को लेकर के डेटा है और क्या यहाँ पर हो सकता है उसके बीच को लेकर के एक अध्ययन किया गया है। क्या इंपॉर्टेंट रहा है उसको लेकर के इस डेटा में हम अगर देखें तो बांधों के प्रति संवेदनशीलता के मामले में अलकनंदा के बाद मंदाकिनी, धौलीगंगा और भागीरथी नदियां भी हैं। तो कौन कौन सी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो यहाँ पर उत्तराखंड में भूस्खलन को लेकर के संवेदनशील मानी गई हैं। तो यहाँ पर नदियों का नाम ध्यान रखिएगा, अलकनंदा है, भागीरथी, मंदाकिनी, धौलीगंगा और भागीरथी है। इस अगर पूरे टॉपिक को अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पे कई सारी चीजों के बारे में बताया गया है। क्या क्या चीजें हैं, जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उत्तराखंड की जो सकरी घाटियां हैं उत्तराखंड में भूस्खलन प्रेरित प्राकृतिक बांधों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और नदियों को अवरुद्ध करने और ऊपरी भाग यहाँ पर इस पर झीलें बनाई जाती हैं। इसके अलावा अवशेषों के कारण भूस्खलन झील के फटने से बाढ़ यानी LLOF का यहाँ पर बड़ा खतरा हो सकता है और भयावह स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र बताए गए हैं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है बांधों में, वो एरिया उत्तराखंड में कौन से हैं? चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, ये तीन एरिया है जहां पर भूस्खलन की सबसे ज्यादा यहां पर प्रभाव देखने को मिला है। चमोली में गोहना ताल का टूटना क्षेत्र की सबसे गंभीर लैंडस्लाइड डैम घटना रही, जिसका असर हरिद्वार के निचले इलाकों तक भी यहां पर देखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में भी बात करते हैं जो लैंडस्लाइड यहाँ पर उत्तराखंड में लगातार होती रही हैं। इसमें अगर हम देखें तो लैंडस्लाइड डैम का जो इतिहास है करीब 29,000 से लेकर के 19,000 वर्ष पूर्व के लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम्स काल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो लैंडस्लाइड डैम जो है एक महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर जो दर्ज करती हैं कि 1970 में गोहना झील का टूटना, जिसके कारण एक दीर्घकालिक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। अध्ययन में यह भी बताया गया कि जो लैंडस्लाइड हुई है डैम घटनाओं का जो चरम महीना है वो अगस्त में होता है। यहाँ पर इसका कारण है कि मानसून के साथ यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। बारिश का जैसे ही मौसम, देखिए मानसून आ चुका है, भारत में प्रवेश कर चुका है और धीरे धीरे पूरे भारत को यहाँ पर कवर कर रहा है और बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है, जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो डैम में पानी क्या होता है वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके कारण बांधों को खोलना भी पड़ता है, ओवरफ्लो की घटना भी हो सकती है। अगर तय समय पर नहीं अगर खोलते हैं तो बांधों में दरारें भी पड़ जाती हैं और उसके कारण क्या होता है उनके टूटने और लैंडस्लाइड इत्यादि की घटनाएं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज होती है, तो इसके कारण जो दबाव पड़ता है उसके कारण जो मिट्टी इत्यादि है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनका खिसकने की एक घटना आपको लैंडस्लाइड के रूप में देखने को मिलती है। और ये इसी कारण से, क्योंकि मौसम अगर हम देखें मानसून जो होता है प्रवेश करता है वो बारिश के कारण यहाँ पर जल का जो प्रवाह होता है वो अचानक से तेज होता है, जमाव हो जाता है और उसके कारण ये घटनाएं तेजी से होने लगती हैं अगस्त माह में। अन्य क्या कारण है इस तरह की घटनाओं के, तो यहाँ पर देखा है तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी है, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजनाएं, ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर इस घटना को और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाती हैं।
जोखिम न्यूनीकरण को लेकर के क्या उपाय हो सकते हैं, इस संदर्भ में अगर हम यहाँ पे जानकारी देखें तो वर्ष 2018 के बाद से बड़ी घटनाएं जो हुई कम हुई हैं। भविष्य के जोखिमों को कम करने को लेकर के लगातार अगर तैयारी अच्छी रहे तो इसको हम यहाँ पर कम कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते हैं। भूस्खलन बांधों की देखा जाए तो एक अस्थिरता की समस्या विशेषकर संकीर्ण घाटियों में आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर चुनौतियां भी उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भूस्खलन के कई प्रमुख कारण हो सकते हैं। इन प्रमुख कारणों में अत्यधिक वर्षा और बादल फटने के कारण भूस्खलन यहाँ पे सबसे आम रूप से देखा गया है, जिसके कारण ये तेजी से यहाँ पर एक आपदा का स्वरूप धारण कर लेती हैं। इसके अलावा मलबे का जो प्रवाह है भूस्खलन का सबसे आम प्रकार है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में नदियों के प्रवाह के अवरुद्ध होने के कारण ये चीजें यहाँ पर तेजी से नीचे की ओर आती हैं और समस्याएं क्रिएट करती हैं। बात करते हैं कुछ नदियों का जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक अलकनंदा नदी का यहाँ पर नाम आया है। अलकनंदा नदी को लेकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे हासिल कर लीजिए, इसको लेकर के क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि नदियां यहाँ पे चर्चा का विषय रही हैं। अलकनंदा नदी यह गंगा के मुख्य धाराओं में से एक है। उत्तराखंड में देखा जाए तो संतोपथ और भागीरथी ग्लेशियरों के संगम और तलहटी से इसका यहाँ पर उद्भव होता है। ये देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, जिसके बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा। इसके मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर यहाँ पर आपकी किसकी सहायक नदियां हैं? अलकनंदा की। 3 सहायक नदियां हैं, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर। अलकनंदा जो प्रणाली है ये चमोली, टिहरी, पौड़ी जिलों के कुछ हिस्सों को भी यहाँ पर जल प्रदान करती है। और हिंदू तीर्थ स्थल जो बद्रीनाथ है और प्राकृतिक झरना तप्त कुंड वो भी देखा जाए तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर अलकनंदा नदी के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल की। दूसरी जो नदी यहाँ पे चर्चा का विषय थी वो है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी को अगर हम देखें तो यह उत्तराखंड की एक अशांत हिमालयी नदी है और गंगा नदी की 2 मुख्य धाराओं में से एक है। भागीरथी नदी देखें 3892 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर के तल से निकलती है और 350 किलोमीटर चौड़े गंगा डेल्टा के विस्तृत होकर के अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा जो है वो गढ़वाल में देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद गंगा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तीसरी जो नदी का जिक्र किया गया धौली गंगा, इसका उद्गम जो है कहां से है? वसुधारा ताल से है, जो संभवतः उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील है। धौली गंगा अलकनंदा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है और दूसरी नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी यहां पर इसकी अन्य नदियां हैं। धौली गंगा रैणी में ऋषिगंगा नदी से भी यहां पर आपको मिलती है। चलिए ये तो हो गया यहाँ पर हिमस्खलन लैंडस्लाइड डैम को लेकर के किस तरीके के डेटा यहाँ पर आपके साथ साझा किए गए, क्या यहाँ पर रिपोर्ट रही, क्या यहाँ पर उससे संबंधित नदियां हैं, किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर ये घटनाएं होती हैं। ये क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से कई तरीके के हो सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब ऐसी एक और घटना यहाँ पर उत्तराखंड से जुड़ती है, वो है आपका उत्तराखंड में सोप स्टोन खनन को लेकर के। ये यहाँ पर क्यों चर्चा का विषय बनी, इससे संबंधित यहाँ पर क्या डेटा है हमारे पास, उसको आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे हाल ही में हुआ क्या कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उन्होंने एक स्वतः संज्ञान लिया। किस मुद्दे को लेकर के? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सोप स्टोन खनन के विनियमन को लेकर के यहाँ पर अधिकारियों की आलोचना की और इस मुद्दे को यहाँ पर सुनवाई के लिए बुलाया। अब यहां पर देखा जाए तो इससे संबंधित यहां पर स्वतः संज्ञान क्यों लिया गया? सोप स्टोन जो है वो क्या होता है, इसके खनन को लेकर के यहां पे चिंता क्यों जाहिर की गई है, यह मुद्दा यहां पर थोड़ा समझना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ पर्यावरणीय चिंता यहां पर इसमें शामिल है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो भूमि अवतलन यहां पर आपको देखने को मिला। भूमि अवतलन कैसे कि जो उत्तराखंड में है हम भू धसाव की घटना यहां पे गंभीर रूप से देखने को मिली। बागेश्वर के कांडा कन्याल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण ये धीरे धीरे गंभीर स्वरूप धारण करती जा रही है। खनन कार्य, मृदा अपरदन, संसाधनों का निष्कासन और भूकंप यहां पर इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर ढलान जो है अस्थिरता भी इसका एक कारण हो सकती है, क्योंकि निचली जो ढलानों पर खनन से जो संरचनात्मक जो अखंडता है वो दुर्बल होती है और इससे ऊपरी ढलानों पर स्थित जो गांव होते हैं वो प्रभावित होते हैं। वहीं दोमट और ढीली मृदा से कटाव की संभावना बढ़ जाती है, जिससे विशेषकर मानसून के दौरान यहां पर आपको भू धसाव की घटनाएं तेज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारी यहाँ पे अपर्याप्त सुरक्षा उपाय भी इसके एक बड़े कारण दिखाई देते हैं।
यानी कि जैसे हरित पट्टियां हैं, अवरोधक दीवारें हैं, बफर जोन है, ढलान की निगरानी है, सुरक्षात्मक संरचनाओं का अभाव कटाव को यहां पर बढ़ावा देता है। जल और वायु प्रदूषण की भी समस्या देखने को मिलती है, यानी कि कई सारी खनन गतिविधियों के कारण जल की कमी, प्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्याएं भी इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ी। सांस्कृतिक चिंताएं भी यहां पर इसमें शामिल होती हैं, क्योंकि पारंपरिक वास्तुकला का प्रभाव, भूमि धंसने से अगर हम देखें तो कुमायूं बखाली आवास स्थानों को नुकसान पहुंचा है, और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह भूकंप रोधी यहां पर देखा जाए तो क्षमता यहां पर रखती हैं, जिसको यहां पर इस खनन के दौरान भी नष्ट कर दिया गया। विरासत को इसके कारण क्षति पहुंचती है। सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से हम देखें तो 10वीं सदी के स्थल कांडा में कालिका मंदिर के फर्श में दरारें जो हैं वो आ गई हैं, जो खनन यहां पर हुआ है इसके कारण। लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प सहित क्षेत्र की सांस्कृतिक प्रथाएं भी देखा जाए तो प्रभावित हुई हैं। तो काफी सारा देखा जाए तो एक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आपको विरासत, प्रशासनिक, अपर्याप्त शिक्षा, हर तरीके की समस्याएं यहां पर आपको इसके कारण देखने को मिल रही हैं। प्रशासनिक चूक यहां पर इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि इतने बड़े एरिया को नुकसान हो रहा है और प्रशासन यहां चुपचाप यहां पर इस मुद्दे को देख रहा है। देखिए यहां पे राज्य और केंद्र सरकारें यानी कि अर्ध यंत्रीकृत खनन को परिभाषित करने में विफल रही, और ऐसी गतिविधियों के कारण यहां पे पर्यावरणीय मंजूरी भी दे दी गई। अस्पष्टता, नीतिगत सीमाओं के बिना भारी उपकरणों के उपयोग से स्थिति और भी खराब होती चली गई, और इसका कारण यहां पर है प्रशासनिक चूक, यानी कि गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन, और गलत इंटरप्रिटेशन के कारण यहां पर देखा जाए उसकी निगरानी और सही समय पर उसमें यहां पर उचित निर्णय ना लिया जाना भी इसका एक बड़ा कारण है। जिनको ठेके इत्यादि दिए गए उनके द्वारा भी इसका यहां पर खुले रूप से यहां पर देखा जाए तो दुरुपयोग भी किया गया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सोप स्टोन खनन की हम बात करते हैं, ये आखिर सोप स्टोन है क्या। देखिए सोप स्टोन एक नरम रूपांतरित चट्टान होती है जो टेल्क या क्लोराइड, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट के भिन्न भिन्न मात्राओं से बनती है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है कि सोप स्टोन किन चीजों से मिलकर बनता है या किन का मिश्रण होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर टेल्क, क्लोराइड, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट की भिन्न भिन्न यहां पर मात्राओं से मिलकर के ये बनता है। उपयोग कहां होता है ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सोप स्टोन का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से अगर हम देखें स्थायित्व और सौंदर्य अपील, जैसे मूर्तियां, काउंटर टॉप, सिंक, टाइलें बनाने के रूप में यहां पर व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी उत्कृष्ट ऊष्मा प्रतिरोधकता के कारण स्टोव, फायरप्लेस, प्रयोगशाला, काउंटर टॉप्स में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ देखा जाए जो पिसा हुआ सोप स्टोन है इसका प्रयोग जो है कागज, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट में भराव के काम के रूप में भी हम करते हैं। साथ ही बर्तन, हस्तशिल्प, मूर्तियां बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो बहुआयामी रूप से देखा जाए तो सोप स्टोन का हम प्रयोग करते हैं, और इसी कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पर इस खनन को और भी ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि क्या भारत में सिर्फ उत्तराखंड के क्षेत्र में ही सोप स्टोन है या अन्य जगहों पर भी है। तो भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार राजस्थान जो है 57% और उत्तराखंड जो है 25% यहाँ पर आपके भंडार जो है सोप स्टोन में, यानी कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा आपका जो भंडार है आपको सोप स्टोन का वो आपको उत्तराखंड में है, सबसे ज्यादा आपका राजस्थान में है। राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक विशेष रूप से उदयपुर, डोरंगपुर और भीलवाड़ा जो क्षेत्र है राजस्थान के, वहां पर इनकी मात्रा ज्यादा है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में यहाँ पर इसकी प्रमुखता ज्यादा है। तमिलनाडु और कर्नाटक भी यहाँ पर छोटे भंडार आपको मौजूद हैं। तो चार अगर राज्यों के नाम पूछे सोप स्टोन को लेकर के तो आपको सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, चार राज्य यहाँ पर हैं। चलिए इसके बाद एक और यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए उसको लेकर के क्या क्या प्रमुख रहा। राष्ट्रीय खेलों को लेकर के क्वेश्चन हर साल देखा जाए तो मैक्सिमम कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक ऐसा टॉपिक जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों के बारे में, कब से कब तक हुए। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक यहाँ पर देखा उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर उद्घाटन हुआ, पूरा प्रयोजन हुआ। खेल के बारे में बात करें तो यह भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने उत्तराखंड को 2025 के राष्ट्रीय खेलों के यहाँ पर मेजबान घोषित किया था। राज्य के कई शहरों में 38 खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हुए करीब 10,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी और कोच ने यहाँ पर भाग लिया है।
भारतीय खेलों के संदर्भ में ऐतिहासिक घटनाक्रम है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आईओए अध्यक्ष इस समय कौन सी हैं? पीटी उषा। इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों को भारत में पारंपरिक आधुनिक खेलों को बढ़ावा देने के तौर पर यहां पर महत्वपूर्ण बताया। इसमें कलरीपयट्टू, योगासन, मलखंब और राफ्टिंग जैसे प्रदर्शनकारी खेलों को शामिल किया गया, जो भारत की समृद्ध यहां पर कह सकते हैं प्रतियोगिता, श्रद्धांजलि तथा उभरते हुए एथलीटों के लिए यहां पे एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय खेल क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है, कब से शुरुआत हुई, क्या है, तो वहां पर थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। फिर जो ये कुछ नए खेल इसमें शामिल किए गए, कलरीपट्टम, मलखंब, ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल एक ओलंपिक शैली का आयोजन होता है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो एथलीट होते हैं वो पदक के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। वर्ष 2025 में संस्करण जो है 32 मुख्य खेल विधाएं और 4 प्रदर्शन यहाँ पर इसमें शामिल किए गए। वर्ष 2023 यानी जो पिछला संस्करण आपको आयोजित हुआ 2 साल पहले, राष्ट्रीय खेल ये गोवा में आयोजित हुआ था और 5 शहरों मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडो, वास्को में यहाँ पर आयोजित हुए थे। इसमें महाराष्ट्र जो है 80 स्वर्ण सहित 228 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा, और गुजरात वर्ष 2022 में आयोजन 2015 के बाद 7 वर्ष के अंतराल के बाद इस आयोजन को यहाँ पर पुनरुद्धार आपका हो रहा है। इसके बाद कलरीपट्टू। कलरीपट्टू की बात करते हैं तो यह मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक मार्शल आर्ट है। इसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान केरल में हुई। केरल तमिलनाडु के कुछ यहां पर हिस्सों में लगातार आपको प्रचलित देखने को मिलती है। जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसे कलारी कहा जाता है। यह एक मलयालम शब्द है जिसका यहां पर अर्थ है एक तरह का व्यायामशाला। कलारी शब्द का अर्थ खलिहान या युद्ध का मैदान भी है, और कलारी शब्द पहली बार तमिल संगम साहित्य में युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्रों के वर्णन के लिए भी किया गया था। इसे अस्तित्व में सबसे पुरानी युद्ध प्रणालियों में से भी एक माना जाता है, और इन्हें आधुनिक कुंगफू का भी जनक माना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कुंगफू लगातार आप करते रहते हैं, जो चाइनीज वालों को देखते रहते हैं, वो कुंगफू भी अगर देखा है तो भारत के कलरीपट्टम का ही यहां पर देखा जाए रूपांतरित स्वरूप है, जनक के तौर पे आप कह सकते हैं। दूसरा है मलखंब। मलखंब क्या है? एक पारंपरिक खेल है। इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई, जिसमें एक जिम्नास्ट एक ऊर्ध्वाधर स्थिर पर लटकी हुई यहां पर आपको लकड़ी के खंभे बेत रस्सी के साथ हवाई योग या जिम्नास्टिक आसन और कुश्ती की पकड़ का प्रदर्शन करते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर एक लकड़ी का कह सकते हैं कि आपको एक लकड़ी है, आप जिसे यहां पर देख सकते हैं, जो कई बार लटकी हुई है, कई बार रखी हुई है, और इसी पर आप देखें तो यहां पर अलग अलग आपको ये करतब करते हुए आपके लोग दिखाई देते हैं। यही है आपका मलखंब। अब मलखंब के बारे में अगर हम देखें, इसका नाम जो है मल्ला, मल्ला जिसका अर्थ होता है पहलवान, और खंभ का जिसका अर्थ होता है खंभा, से लिया गया है। शाब्दिक अर्थ देखें तो कुश्ती का खंभा है, और यह शब्द पहलवानों के इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक प्रशिक्षण उपकरण को भी यहां पर संदर्भित करता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देखा जाए तो इस खेल के यहां पे प्रमुख केंद्र हैं। चलिए अगला यहां पर है उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण को लेकर के छूट प्रदान की गई है, वो क्यों की गई है, उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं को लेकर के बात करते हैं। देखो, उत्तराखंड सरकार ने सौर उद्यमियों को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत आवश्यक यहां पे जीएसटी से थोड़ी यहां पर राहत प्रदान की है, और इसका उद्देश्य यह है कि जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और राज्य भर में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को यहां पर प्रोत्साहित करना। इसको लेकर के राज्य सरकार के द्वारा अगर हम देखें तो उद्योग महानिदेशक एवं सिडकुल उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के द्वारा प्रवासी सम्मेलन के दौरान यहां पर इस पर निर्णय लिया गया। यह छूट जो है सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेशकों को लंबे समय से चली रहा है मांग के उत्तर के दृष्टिकोण से दिया गया है, और जीएसटी पंजीकरण आवश्यकताओं के कारण देरी का भी जिसके कारण सामना करना पड़ रहा था, तो एक तरफ निवेश को आकर्षित करना है, सौर परियोजना को बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो समस्याएं हो रही थी लोगों को निवेश करने में, उसको भी कुछ समय तक यहाँ पर राहत प्रदान करनी है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत हजारों संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, और कई पर यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। सौर ऊर्जा को जीएसटी से छूट मिलने के बावजूद उद्यमियों को सब्सिडी का दावा करने के लिए जीएसटी में पंजीकरण आपको कराना होगा। यानी कि यहां पे देखिए, एक तो छूट आपको दे दी गई है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हम सब्सिडी हासिल करें, उसके लिए आपको अभी भी पंजीकरण कराना होगा।
अन्य यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कहा गया है, इसके तहत नई नीति इस चरण को समाप्त कर देती है। अब प्रक्रिया अधिक कुशल हो गई है। सौर परियोजनाओं को डेवलपर्स के लिए यहाँ पर नौकरशाही के कारण जो बाधाएं होती थी, उनको यहाँ पर इसके कारण छूट मिल रही है। उत्तराखंड सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा विजन आखिर है क्या, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो निर्णय है अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। इस निर्णय में प्रक्रिया को सरल बनाना है। दूसरा, सरकार का लक्ष्य है सौर ऊर्जा में अधिक उद्यमियों को यहां पर निवेश को लेकर के आकर्षित करना है और आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ यहां पर जोड़ करके यहां पर समान रूप से आगे बढ़ाना है। यही है उत्तराखंड सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा विजन। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए भाई योजना को भी यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा खेती के द्वारा स्वरोजगार के लिए 2020 में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की यहां पर शुरुआत की गई। हर योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य जो है वो हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देकर उत्तराखंड के युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को एक स्वरोजगार के अवसर यहां पर उपलब्ध कराना है। साथ ही इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को करीब 25 किलोवाट के सौर संयंत्र यहां पर आवंटित किए जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये जो योजना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है। चलिए, यहां पे उत्तराखंड में देखा जाए तो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 10 विषय अनिवार्य कर दिए गए हैं और ये यहां पर जो किया गया है, उत्तराखंड की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की तर्ज पर एससीईआरटी का जो गठन किया गया है, एक मसौदे यानी कि एक प्रस्ताव यहां पर लाया गया है और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि उत्तराखंड के विद्यार्थियों को जो कक्षा 10 के हैं, उन्हें 5 विषयों के स्थान पे अब 10 अनिवार्य विषय पढ़ने होंगे। यह निर्णय जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के द्वारा यहां पर निर्धारित जो आपकी रूपरेखा है उसके अनुरूप है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। मुख्य बिंदु क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर एससीईआरटी ने राज्य पाठ्यक्रम ढांचे का मसौदा तैयार किया है। शैक्षिक मानकों को इसमें बढ़ावा देना, छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए यहां पर बेहतर ढंग से तैयार करना मुख्य लक्ष्य है। नया पाठ्यक्रम 1986 की एनईपी के बाद पहला बड़ा कार्यान्वयन है। 1968 नीति का देखा जाए तो यह उत्तराधिकारी था। विभिन्न समितियों के माध्यम से इसे तैयार किया गया है राज्य का पाठ्यक्रम, और इसमें केवल वे विषय शामिल है जिनकी अनुशंसा जो है एनईपी के द्वारा की गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को वो भविष्य कौन कौन से विषय लेना है, यानी कि 10 विषय जो लेना वो अनिवार्य है। 11वीं कक्षा से विषय बदलने का यहाँ पर छात्रों को विकल्प मिलेगा। इस नीति के तहत नए विषयों को शामिल करने वाले छात्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ब्यूटी एंड वेलनेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, विभिन्न आईटी संबंधित कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अगर हम देखें तो इससे पहले 2 शिक्षा नीतियां यानी कि 1968, 1986 भी लाई जा चुकी है, और एनईपी 2020 का जो लक्ष्य है कि भारत में वैश्विक ज्ञान महाशक्ति को वापस से पाना है, एक विश्व गुरु की जो परिकल्पना है वापस से यहां पर हासिल करना है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या रहेंगी, सबसे पहले तो पूर्व माध्यमिक स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। दूसरा, 3 से 6 आयु वर्ष के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सुनिश्चित करना। नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना यानी कि 5+3+3+4 यानी कि 3 से 8 तक, 8 से 11 तक, 11 से 14 तक और 14 से 18 वर्ष के आयु के समूह के अनुरूप यहां पर सारा जो कह सकते पाठ्यक्रम वो तैयार होगा। इसमें स्कूली शिक्षा के 4 चरण शामिल रहेंगे। आधारभूत चरण जो कि 5 वर्ष का, प्रारंभिक चरण 3 वर्ष का, मध्य चरण 3 वर्ष का और माध्यमिक चरण जो है वो 4 वर्ष का होगा। कला और विज्ञान पाठ्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियां, व्यावसायिक शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं रहेगा, और साथ ही यहां पे भारतीय भाषाओं, बहुभाषावाद को भी यहां पर इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यहां पर देखा, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा, समग्र विकास के लिए ज्ञान विश्लेषण जैसे पहलुओं को भी यहां पर आपको की स्थापना होगी, और वंचित क्षेत्रों में समूह के लिए अलग लिंग समावेशन निधि और साथ ही साथ विशेष शिक्षा क्षेत्र यहां पर प्रारंभ किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर के कुछ और यहां पर डेटा है हमारे पास, वो भी यहां पर थोड़ा देख लेते हैं।
जैसा हम जानते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में यहाँ पर इनको मेजबानी मिली थी और भारत के संदर्भ उत्तराखंड के दृष्टिकोण से भी ये उनका सबसे बड़ा यहाँ पर खेल आयोजन कर रहे हैं। पूरे भारत में हम देखें तो 35 खेलों में प्रतिस्पर्धा यहाँ पर हो रही है। 28 जनवरी से यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। इस आयोजन के महत्वपूर्ण 3 प्रतीकों का अनावरण इसमें किया गया। कौन कौन से प्रतीक हैं उनके बारे में, तो प्रतीक चिन्ह, शुभंकर मौली और मशाल तेजस्विनी, इन तीनों के बारे में भी देखेंगे। ये जो प्रतीक हैं वो किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, लुभावने परिदृश्य, अटूट भावना और राज्य की 25वीं वर्षगांठ को, और ये जो खेल उत्सव है उसके साथ यहाँ पर इसको समागम करके बनाया गया है। यह खेल आयोजन देखा जाए तो यहाँ पर उत्तराखंड के राष्ट्र के समक्ष अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान को प्रदर्शित करने का भी एक यहाँ पर बेहतरीन मंच रहा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रतीक चिन्हों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जो लोगो लॉन्च किया गया था, लोगो यहाँ पर ये है 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ उत्तराखंड का सिल्वर जुबली ईयर 25, यहाँ पर 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं जो उत्तराखंड के 2025 में, क्योंकि 2000 में यहाँ पर उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये रहा लोगो आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों का। उससे संबंधित यहाँ पे कुछ घटनाक्रम को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लोगो है ये उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पर संजोए हुए है। इसमें 3 चीजें दिखाई गई, हिमालय की चोटियां, हिमालय मोनाल और गंगा नदी। हिमालय की जो चोटियां हैं राज्य की भव्यता और अनुकूलता को प्रतिनिधित्व देती हैं। हिमालय मोनाल जो है जैव विविधता और सांस्कृतिक गौरव को प्रकाश डालते हैं, जबकि गंगा नदी जो है पवित्रता आध्यात्मिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में उत्तराखंड की अपनी पहचान को प्रदर्शित करती है। तो ये तो हो गया लोगो। दूसरा यहाँ पर शुभांकर मौली को भी यहाँ पर अनावरण किया गया। तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल के नाम पर शुभांकर मौली इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, जीवंत व्यय जीवन, अस्थायी भावना का भी यहाँ पर प्रतीक है। अपने चमकदार रंगों सुंदरता के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के प्राचीन पर्यावरण का भी प्रतीक है और इसके राजसी पहाड़ से लेकर के हरे भरे जंगल यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मौली जो है उत्तराखंड के लोगों के दृढ़ संकल्प, ऊर्जा, दृढ़ता को दर्शाता है और इसी गुणों को यहाँ पर देखा है तो एथलीटों में भी, खेलों में यहाँ पर वो दर्शाते हैं। मौली को शुभंकर के रूप में चुनकर राज्य की प्रकृति, अपने सामंजस्यपूर्ण संबंध, लोगों की दृढ़ता और राष्ट्रीय खेलों के उपयुक्त प्रतीक के तौर पर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, इसको प्राथमिकता दी गई। तीसरा यहाँ ये देखिए, ये है पक्षी जो हिमालयन हम मोनाल की यहाँ पर बात करते हैं, इस पक्षी को ही यहाँ पर आपको शुभंकर घोषित किए गए हैं मौली के रूप में। तीसरा यहाँ पर मशाल तेजस्विनी के बारे में भी हम आपको बता दें। 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक जो मशाल है जिसका नाम तेजस्विनी है, ये शक्ति, प्रेरणा और उत्कृष्टता के संबंध रखती है। साथ ही प्रतिस्पर्धा की ज्योति विस्तारित करेगी और राज्य और राष्ट्र के खेलों के प्रति यहाँ पर एकजुट करती है। उत्तराखंड के पहाड़ों की भव्यता लोगों की जीवंत ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है। साथ ही तेजस्विनी उत्कृष्टता और एकता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का भी एक प्रमाण देती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसकी रोशनी जो है उत्तराखंड के एथलीटों के उज्जवल भविष्य, महानता हासिल करने की प्रेरित करती है और एकजुटता की भावना को भी यहाँ पे प्रदर्शित करती है। तो ये हमारा जो टॉपिक यहाँ पर है उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों को लेकर के। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ संदर्भित यहाँ पर मोनाल के बारे में थोड़ी सी शायद जानकारी एक्स्ट्रा भी यहाँ पर दी गई है। हिमालयन जो मोनाल होते हैं जिसे इम्पेयन मोनाल या इम्पेयन तीतर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें एक अलग नाम से भी हम जानते हैं। तीतर परिवार फासियानिडे का एक पक्षी है। उत्तराखंड का ये राज्य भी पक्षी है, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का राज्य पक्षी आपका हिमालयन मोनाल है। 2018 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के तौर पर चुना गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार हिमालयन मोनाल अनुसूची 1 पक्षी के तहत IUCN के द्वारा से न्यूनतम चिंताजनक सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो आज के सत्र में इतना ही रखेंगे। उत्तराखंड राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को रेगुलर रूप से यहाँ पर स्टडी करने के लिए यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज का सत्र जो है उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर के, साथ ही कुछ रिपोर्ट्स को लेकर के और कुछ यहाँ पे नदी और उससे संबंधित स्ट्रैटेजिकों को लेकर के भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।